अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। कल हमने कैश बजट के मुतालिक कुछ बातें अंडरस्टैंड कर ली थी। आज हम कैश बजट को पहले कंप्लीट करते हैं और फिर बजटिंग लिमिटिंग फैक्टर की तरफ आते हैं। कैश बजट्स में से हमने कल देखा था कि हमारे पास जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस, जो स्टेटमेंट हम बना रहे होते हैं उसका नाम लिखते हैं, किस पीरियड से रिलेट कर रही है, वो हम लिखते हैं। और सबसे पहली चीज़ हमें जो लिखनी थी इसमें क्या है, दैट इज रिसीट्स। सबसे पहले हम रिसीट्स को लिखेंगे। ये एक फॉर्मेट है जो कि आपको ना आसानी करेगा क्वेश्चन करने में। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी बेटा आसानी करेगा। सबसे पहले आप लिखें रिसीट्स, उसके बाद लिखें पेमेंट्स। इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 1 - 2। ठीक है, और रिसीट्स माइनस पेमेंट्स जो आएगा दैट इज सरप्लस और ब्रेक डेफिसिट। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 1 - 2 करके। इसके बाद फोर्थ थिंग हमने कहा कि यहाँ लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जिनमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिफ्थ थिंग हमने कही थी कि जब हम सरप्लस और ओपनिंग बैलेंस को जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, प्रोवाइडेड डेट कि अगर कोई कंडीशन हमारे साथ नहीं लगाई गई कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। ये है एक सिंपल फॉर्मेट। इसके बाद अगर वो कहते हैं नहीं क्लोजिंग बैलेंस आपका ज्यादा होना चाहिए, तो बीच में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर स्टेप पे लेके आना पड़ेगा बोरिंग को। ठीक है, या रिफंड ऑफ बोरिंग। तो फिर से स्टेप हमारा बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। और बेटा फिर ये बनेगा 3 + 4 + 5 करके हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और कहीं हमें कहा जाए कि जी हमने कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, फिर ये लाइन आइटम जो है ना थोड़े से और बढ़ जाते हैं। और बोरो कर लिया हमने, और अगर कहीं हमारे पास सरप्लस आ रहा होगा हम उसको उठा के कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा सेवंथ स्पॉट। अब इसके इस तरह के जो कैश बजट के क्वेश्चन है, इनमें इश्यूज क्या आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे बेटा आता है कि आपने कैश सेल्स निकालनी होती है, आपने क्रेडिट सेल्स निकालनी होती है, इन क्रेडिट सेल की कलेक्शन निकालनी होती है। जिस तरह कल हमने देखा था कि ये हमने ऊपर ही किया हुआ है कि 25% हमारी कैश सेल है और 75% फिर क्या हो जाएंगी, क्रेडिट सेल हो जाएंगी। जो क्रेडिट सेल है उसमें से 30 डेज के अंदर 70% लोग पेमेंट करते हैं और बाकी लोग 60 डेज के अंदर पेमेंट करते हैं। तो ये पॉइंट्स आएंगे कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। इसके बाद आते हैं निकालना कैश परचेजेस। इसी तरह ये क्रेडिट परचेजेस, फिर इनकी आएगी पेमेंट्स टू अकाउंट्स पेबल। ठीक है, क्योंकि जब वो क्रेडिट सेल करते हैं तो क्या बन जाते हैं आपके रिसीवेबल्स। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रॉम
ये हो जाता है अकाउंट रिसीवेबल। लाइक यहाँ पे पेमेंट आ गई तो अकाउंट्स पेबल, फिर इस तरह पे रोल की पेमेंट आ रही होगी, ठीक है जी, रेंट, ठीक है, एंड सो। तो बेटा ये इसमें कुछ इश्यूज आएंगे और हम इनको जाकर देखेंगे कि ये कैसे रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अभी कुछ प्रैक्टिस, यानी कि आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दे दिया गया है। अभी हम इसमें जो प्रैक्टिस करेंगे तो ये इश्यूज को हम वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बजट लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर इसके नाम है, या स्केर्स रिसोर्स, या बेटा इसका नाम आपको ये भी मिलेगा, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। ये बताता है कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और अनलिमिटेड वांट्स हैं, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है, अगर हम बिजनेस के हवाले से देखें, मटेरियल है, लेबर आवर्स हैं, मशीन है, ये हमारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये हमें लिमिट कर देते हैं टू मैक्सिमाइज आवर प्रोडक्शन, टू मैक्सिमाइज आवर सेल्स एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। ये हमारी, जैसे अगर हमारे पास से गए अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है बेटा। अब आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल एक ज्यादा तादाद में, लेकिन आपको रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा, तो फिर आप क्या करेंगे, आपने तो उसी पे इत्तेफाक करना है ना। इसी तरह अवेलेबिलिटी ऑफ डायरेक्ट लेबर आपको नहीं मिल रही, यानी कि जो आपको से स्किल्ड लेबर चाहिए वो आपको नहीं मिल रही, या सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए, तो आप तो काम नहीं कर सकते ना। इसी तरह अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, और हम उसको मेजर करते हैं आवर्स, हमें ऑटोमेटिक मशीन चाहिए एंड सो ऑन, तो वो हमें नहीं मिल रही। इसी तरह अगर हम बात करें अवेलेबिलिटी ऑफ कोटा, इसी तरह अगर हम बात करें फैक्ट्री स्पेस, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी बहुत फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमारी ना कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम टू प्रोड्यूस मैक्सिमम और टू डू सेल्स मैक्सिमम, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज बजट लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर से बनाती है कि जो कि हमारी एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम को रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। से आपके पास डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल है टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स, ठीक है। तो आपके पास अगर डिमांड आ जाए 120 या 150, तो आप बना सकेंगे? आप नहीं बना सकेंगे। आपके पास जब अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है ही 100 यूनिट्स का, तो इससे ज़्यादा तो आप बना ही नहीं सकते। जब आप नहीं बना सकते तो दिस इज अ लिमिटिंग फैक्टर, ओके। लाइकवाइज आपके पास लेबर आवर्स अवेलेबल है फॉर 80 यूनिट्स, तो कौन सा बेटा आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा? जी बेटा।
बेटा हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा लेबर, लेकिन लेबर हमारे पास अवेलेबल है टू प्रोड्यूस 80 यूनिट्स, ठीक है, और मटेरियल अवेलेबल है टू प्रोड्यूस 100। तो जब 80 से ज्यादा लेबर बना ही नहीं सकेगी तो मटेरियल 100 का बेशक पड़ा रहे। लाइक वाइज हम कहते हैं कि मशीन आवर्स हमारे पास अवेलेबल हैं फॉर 60 यूनिट्स, तो लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? मशीन मशीन आवर्स। लाइक वाइज हम कहते हैं कोटा अवेलेबल है 40 यूनिट्स, ठीक है। कोटा होता है जैसे कि गवर्नमेंट ने आपको दिया हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनी को कि आप ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं बना सकते, अब आपके पास जो कोटा है ना दैट इज ऑफ 40 यूनिट्स, तो 40 यूनिट्स इज योर लिमिटिंग फैक्टर। लाइक वाइज आपके पास फैक्ट्री स्पेस है सिर्फ 20 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो फैक्ट्री स्पेस इज योर लिमिटिंग फैक्टर। और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, आपके पास कैश है ही नहीं तो आप माल खरीदोगे कैसे, आप लेबर को पेमेंट करोगे कैसे, एंड सो ऑन, ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही? तो हमारे पास हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना होता है व्हाट इज आवर लिमिटिंग फैक्टर। पहले हमने इसकी डेफिनेशन समझ ली, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि जो कि लिमिट कर देता है हमारी कैपेसिटी, हमारी एबिलिटी को टू प्रोड्यूस मैक्सिमम, टू टू सेल मैक्सिमम। हम प्रोड्यूस और सेल मैक्सिमम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं टू प्रोड्यूस मैक्सिमम, ओके। एक अंदर इसके अंदर डेफिनेशन आ गई। दूसरी बात क्या है, हमने आइडेंटिफाई करना है आवर मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर है कौन सा इन सब में से? अभी आपके सामने कौन सा नजर आ रहा है? कैश। तो आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हमें क्या करना होता है? इसको एलिवेट करना है। आपने कहा भाई बिजनेस करना है तो कैश अरेंज करना पड़ेगा, से आपने कैश अरेंज करा लिया 150 यूनिट्स के इक्विवेलेंट, कितना कैश चाहिए होता है 150 के लिए, आपने अरेंज करा लिया। तो बेटा अब आपका लिमिटिंग फैक्टर कौन सा रह जाएगा? दैट इज फैक्ट्री स्पेस। हमें क्या करना है? एलिवेट करना है अवर मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर को। अब हमने इसकी अरेंजमेंट कर ली है 150 की, ठीक है। अच्छा, अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा रह गया बेटा? 20, दैट इज फैक्ट्री स्पेस। हमने क्या किया, साथ वाली कोई बिल्डिंग खाली थी या कोई नियर बाय बिल्डिंग खाली थी, हमने उसको अरेंज करा लिया, से ये भी हमारे पास हो गया है, हमने 160 यूनिट से अरेंज करा लिया। अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा रह जाएगा बेटा? कोटा। कोटा इज हमारा लिमिटिंग फैक्टर। अब पता लगा जनाब के किसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, उसका कोटा अवेलेबल है, हम उसको खरीद सकते हैं, या कोई कंपनी अपना बिजनेस बंद कर रही है और अपना कोटा सेल करना चाह रही है, हमने कहा जा रही है तुम ऐसा करो हमें दे दो, हमने उससे कोटा खरीद लिया 130 का और खरीद लिया, ठीक है, 130 का हमने कोटा उसे ले लिया, हमारा 170 हो गया। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, 140 की स्पेस और अरेंज कर ली थी, और यहाँ पे हमने 160 का कैश और अरेंज कर लिया। बात समझ आ रही बेटा? अच्छा जी, अब हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कौन सा रह जाएगा? मशीन आवर्स। अब हमारी मशीनें पुरानी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़्यादा थी, हमने कहा भाई ऑटोमेटिक मशीनें लो, ठीक है, और हमने ऑटोमेटिक मशीनें खरीद ली, से अब ये हमारे चला गया 180 पे। तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा रहेगा बेटा? सारे रिसोर्स को देखते हुए डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो हमारे यहाँ सोसाइटी में या जिस जगह पे हमारी फैक्ट्री है उधर लेबर आवर्स नहीं मिलते, अब हमारे पास 80 लेबर आवर्स। तो हम क्या कर सकते हैं? इसके दो पॉसिबिलिटीज है बेटा, कि हम जो साथ वाली फैक्ट्रीज हैं उनकी लेबर को महंगा हायर करें और उनको अट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएँ, और अदरवाइज हम सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर को हायर करें, फिर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से उनको ट्रेनिंग कराएं और उनको स्किलफुल बनाएं और फिर अपने पास हायर करें, ठीक है। से हमने वहाँ से हायर किया और अब हमारे पास 190 आवर्स लेबर के अवेलेबल, 190 आवर्स की लेबर अवेलेबल है टू प्रोड्यूस 190 यूनिट्स,
अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या रह गया? डायरेक्ट मटेरियल। अब हमारा जो मटेरियल था वो इम्पोर्टेड मटेरियल था और इससे ज़्यादा मिल नहीं रहा था। फिर हम क्या करेंगे, हम और मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कहीं फिनलैंड से, कोई फिलिपाइन से, कोई स्विट्जरलैंड से, कहीं से हमें और डायरेक्ट मटेरियल मिल जाए। से हमने वहाँ से भी अरेंज करा लिया और अब हमारे पास 200 यूनिट्स का मटेरियल हो गया। तो बेटा हमने डेफिनेशन देखी लिमिटिंग फैक्टर की, ठीक है, ये भी आपको दिखा भी देते हैं लिमिटिंग फैक्टर की डेफिनेशन। और फिर उसको हमने इसमें आइडेंटिफाई करते हैं मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। और फिर जब हमें वो मालूम हो जाए तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं ना वो बढ़ते रहें, एलिवेट होते रहें। तो हमने पहले कैश का अवेलेबिलिटी कर लिया, फिर फैक्ट्री स्पेस को बढ़ाते गए, सारे रिसोर्सेज को ना हम बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस से क्या होना होता है, एक्सपेंड। तो अगर हम उसी लेवल पे बैठे रहेंगे जहाँ पे हम स्टार्ट ऑफ द बिजनेस थे, तो हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। हम अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते रहते हैं और उनको फिर इंक्रीज करते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब बेटा आपके पास पहले सिचुएशन ये थी, दिस इज सिचुएशन 1। फिर आपने सिचुएशन ये अरेंज हो गई है, ठीक है। सिचुएशन 2 ये आ गई हमारे पास, एंड सो इस तरह सिचुएशन 3, सिचुएशन 4 बनती जाएंगी। और अब आप देखो, पहले इसमें से हमने आइडेंटिफाई किया था कि व्हाट इज मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर, ठीक है। फिर अब हमने इसमें से आइडेंटिफाई करना है विच इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। अब पहले आपकी कैपेसिटी थी 0 यूनिट्स बनाने की, ठीक है। पहले आपकी कैपेसिटी थी 0 यूनिट की और अब आपकी कैपेसिटी हो चुकी है 150 की। दैट इज क्वाइट अ रिमार्केबल इंप्रूवमेंट कि आपने 0 से बढ़ा के अपनी कैपेसिटी 150 पे ले आए। इसी तरह आप मुख्य रिसोर्सेज को बढ़ाते जाएंगे और आपकी कैपेसिटी इंक्रीज करती जाएगी। लाइक इसको हम कर लेते हैं सिचुएशन 3 बना लेते हैं हाइपोथेटिकली। हमने बेटा ये सिचुएशन बना ली कि ये हमारे पास हो गए हैं 300 के, ये 340 के, ये 320 के, ये 450 के, ये 250 के, ये 400 के। अच्छा बेटा, अब आपके पास इस थर्ड सिनेरियो में मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर क्या है? जी बेटा। फैक्ट्री स्पेस सर। जी फैक्ट्री स्पेस। जी शाबाश, वेरी गुड। अब अंडरस्टैंड हुआ। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने नाम नहीं लिया कि चलो कोई भी बताए, ठीक है। यस अब सर। हमारे पास फैक्ट्री जो है ना लिमिटिंग, ये कंस्ट्रेंट हो गया हमारा। अब हमने इसी के ऊपर, अब देखो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 300 का मटेरियल अवेलेबल है और मैं 300 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लूँ, तो क्या मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नो सर। मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास फैक्ट्री स्पेस ही 250 की अवेलेबल है। इससे ज़्यादा यूनिट्स मैं बना ही नहीं सकता या उनको कहीं स्टोर नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। तो हमने लिमिटिंग फैक्टर को अंडरस्टैंड करना है, मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है और फिर इनको एलिवेट करना है, ठीक है। ये चीज़ें बेटा अच्छी तरीके से डिफाइन की गई हैं ACCA की बुक में। मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ। एक दो मिनट लगेंगे, इसमें हम लिमिटिंग फैक्टर को अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसका सेपरेट से चैप्टर है यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का, ACCA की बुक में, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है ये भी हमारे पास। इसमें और भी आएगा, अभी हम इसको अगले जो डिसीजन मेकिंग है ना उसमें जाके पढ़ेंगे भी।
अभी सिर्फ बजट के एक्सटेंड तक हम पढ़ रहे हैं। जी बेटा, ये इसकी डेफिनेशन लिखी गई है। A limiting factor is any factor that is in scarce supply and that stops the organization from expanding its activities further, so that there is a maximum level of activity at which the organization can operate. ये वो लेवल होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर सकती है। जैसे अभी आपने आइडेंटिफाई किया फैक्ट्री स्पेस। अब फैक्ट्री स्पेस ज़्यादा हम यूनिट्स बना ही नहीं सकते और उस पे ऑपरेट ही नहीं कर सकते, ठीक है। A limiting factor is any factor that is in scarce supply and that stops the organization from expanding its activities further, so that there is a maximum level of activity at which the organization can operate. इन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, लेबर, मटेरियल एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हमारे पास अभी हम इस पॉइंट को भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास प्रोडक्शन कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं और सेल्स डिमांड भी हो सकती है। अब सेल्स डिमांड कैसे हो सकती है, मैंने 7th प्लेस इसलिए छोड़ी थी। जी, 7th है सेल्स डिमांड, ठीक है बेटा। 7th क्या है, सेल्स डिमांड। सपोज कर लेते हैं हम ना इसको कर देते हैं ये अभी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि इस वक्त हमारी सेल्स डिमांड थी से 140, तो फिर भी हमारा कंस्ट्रेंट क्या रहेगा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स में, कैश था ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे भी हमारे पास कह रहे हैं कि सेल्स डिमांड जो है ना वो 140 थी, ठीक है बेटा। क्या थी, 140। तो आपके ख्याल में यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट क्या बनेगा सिचुएशन 2 में? सर यही सेल्स डिमांड। जी शाबाश। क्यों बेटा? इसलिए कि आपकी जो मैक्सिमम सेल्स डिमांड है ना वो 140 यूनिट्स है, तो आपको उससे ज्यादा बना के रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा बना के रखेंगे, अभी हमारे पास और कॉन्सेप्ट आएंगे, तो इनफैक्ट हम अपने रिसोर्सेज का ज़ाया कर रहे हैं, हम उनको बनाकर स्टोर करके रख रहे हैं और उसकी कोई हमें वैल्यू नहीं मिल रही। इसके ऊपर हमने इन्वेंट्री मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं, ऑब्सोलेंस होने का खतरा है, चोरी होने का खतरा है, इसमें हमारी स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी, इसके ऊपर हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और सब कुछ आ रहा है, और हमारी सेल 140 से ज़्यादा हो नहीं सकती। बेशक हमारे पास कैश 150 अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, तो बेटा ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनमें से जो सबसे कम होगी ना वो हमारी बनेगी स्केर्स रिसोर्स, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। या तो हमारे पास कोई प्रोडक्शन की फैसिलिटीज हो सकती हैं और सेल्स डिमांड वट एवर इज लोस्ट होगा ना वो हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा, ये हमारे प्रोडक्शन बढ़ने से रोक रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ कहें कि जी हमारी 240 यूनिट्स की सेल्स डिमांड है, ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर कौन सा बन जाएगा? जी बेटा। ये सर ये सेल्स डिमांड। जी शाबाश, ठीक है, ये हमारा लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगा। अब हमने ये जो बात की थी, थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा था, दैट इज एलिवेट अवर मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटा सेल्स डिमांड को कैसे बढ़ाया जा सकता है? एडवर्टीजमेंट से ना। जी, एडवर्टाइजमेंट से, लोगों को फ्री सैंपल्स दे के, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करें, ठीक है। या इनिशियली जब आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो प्राइस बहुत लो रख दें, ठीक है, ताकि लोग उसको एक्सपीरियंस तो करें, ठीक है। जैसे आप देखा होगा कि हमारे घरों में तो शुरू से ही ना लिप्टन की चाय या पहले सुप्रीम की चाय आती थी, वो होती थी। अब आप देखें कि इस चाय की मौजूदगी में जो उसको मार्केट भी यूनिलीवर करता है, टपाल जो टी है ना वो आपको इंट्रोड्यूस करती रहती है, ठीक है। वो कंपैरेटिवली अपनी प्राइस भी लिप्टन से कम रखेगी, ठीक है। सम टाइम हो सकता है कि फ्री सैंपल्स भी देगी। जिस तरह आप लोगों को तो याद नहीं होगा, हमें याद है हमारे बचपन में जब ये एवरीडे वगैरह आया तो इसने फ्री सैंपल्स देते थे, छोटे पैकेट जो उसके होते थे, ताकि लोग इसको चाय में मिला के इस्तेमाल करके देखें कि इसका टेस्ट कैसे आता है। अभी भी हमारे कुछ जानने वाले हैं, जब हम उनके घर चाय में जाते हैं तो वो आम दूध तो डालते हैं, साथ में ना ये
एवरीडे वगैरह भी डाल देते हैं चाय में ना, तो उससे उसका टेस्ट और आ जाता है। ठीक है, एनीवे इसको डॉक्टर्स को रिकमेंड नहीं करते क्योंकि ये गुर्दों वगैरह को फेलियर करते हैं, क्योंकि सूखा दूध होता है, पता नहीं किस केमिकल से बनाते हैं एंड सो ऑन। भारत में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम सेल्स को थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू फ्री सैंपल्स, फिर इनिशियली प्राइस लो रख के, ठीक है, आप सेल्स को बढ़ा सकते हैं। हमने बात करनी एलिवेट, और से हमारी सेल्स इस नतीजे में बढ़ के चली गई 380 पे। ठीक है, तो हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया? अगेन फैक्ट्री स्पेस। फिर हमारा लिमिटिंग फैक्टर बन गया फैक्ट्री स्पेस। फिर अगर हमने फैक्ट्री स्पेस अरेंज कर ली तो एंड सो ऑन, ये बात चलती रहेगी। तो बेटा आपको थ्री ऑफ कंस्ट्रेंट समझ आ गई। अब वापस सॉरी, जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा हमारा लिमिटिंग फैक्टर है, उसके बाद हमने बनाना शुरू करने हैं बच्चों बजट। बजट बनाने से पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बजट जब हम बनाएंगे सबसे पहले बेटा बजट जो है ना वो सेल्स का ही बनेगा। वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर्स का नहीं बनेगा। तो पहले सबसे पहले किसका बनेगा? सेल्स का। सेल्स का बजट जब बनेगा तो उसमें हमने जब कल बजट की डेफिनेशन देखी थी तो क्या कहा था? इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान। हम ये बताएंगे कि कितने यूनिट्स हमारे सेल होंगे। फिर हमने कहा था एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, फिर देखेंगे एक यूनिट कितने का आता है, और फिर टोटल सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना बनेगा। बजट की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी कल, हमने कहा इट इज अ क्वांटिटेटिव प्लान expressed in financial terms and for a specified period of time। तो ये यूनिट्स आगे सेल्स के, फिर यहाँ आगे पर यूनिट सेल प्राइस, यानी कि हमने इसको करना है इसमें कन्वर्ट फाइनेंशियल में। ठीक है, उसके फाइनेंशियल बनाने ना हमने बेटा। तो एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म्स होता है, हमने यूनिट्स को कन्वर्ट किया इनटू फाइनेंशियल टर्म्स, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल सेल्स रेवेन्यू। अब ये जितने यूनिट्स हमें सेल करने हैं, जैसे जैसे हमने यहाँ कहा कि हम सेल कर सकते हैं 380 यूनिट्स, तो बेटा 380 यूनिट्स की हवाले से ही फिर हमें बनाना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट। जब हमने 300 यूनिट सेल करने हैं तो प्रोडक्शन हमें कितनी करनी पड़ेगी? एट लीस्ट हमारे पास स्टॉक अवेलेबल चाहिए 380 का, क्योंकि जब हमने सेल इतने करने हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होकर अवेलेबल फॉर सेल 380 होने चाहिए। फिर जब हम 380 करेंगे प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन में आपको पता है हमारे पास क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच होती है ना। तो जब हमें ये पता लगे कि इतने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, उसी हिसाब से हमें फिर मटेरियल भी अरेंज करना है, उसी हिसाब से हमें लेबर भी अरेंज करनी है, और उसी हिसाब से हमने एफओएच भी अरेंज करना है। ठीक है बेटा, तो अभी हम ये बात जो हमने की है इसको यहाँ पे प्रिसाइज करते हैं। सेल्स बजट इज द फर्स्ट एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ मास्टर बजट। ठीक है बेटा, एंड इट शोज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सेल्स यूनिट्स of a period and the expected price per unit. If there is no restriction of resources, हमारे पास restriction नहीं है, हमारे पास जिस हमने यहाँ बात की कि हमारे पास मटेरियल भी खुला अवेलेबल है, लेबर भी खुली अवेलेबल है, मशीन आवर्स भी खुले अवेलेबल हैं, सबको ना हम ऐसा करते हैं, ये करते हैं 500, सारे हमारे पास 500 अवेलेबल है सपोज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। फिर क्या होगा? If there is no restriction of resources, sale budget is the foundation of all other budgets। सेल बजट जो होगा वो फाउंडेशन बन जाएगी of all other budgets। क्यों? Since all expenditure is ultimately dependent upon volume of sales, क्योंकि सेल्स के मुताबिक ही फिर हम करेंगे प्रोडक्शन, उसी के मुताबिक हमें चाहिए मटेरियल, उसी के मुताबिक लेबर और उसी के मुताबिक एफर्ट। अगर सेल्स हमने करने 380 यूनिट्स और हम बना के रख लें 1000 यूनिट्स, तो कोई उसका बेटा फायदा है? नो सर। कोई फायदा नहीं है। हमने अपने रिसोर्सेज को वेस्ट किया है और हमने एक स्टॉक लगा लिया है फिनिश गुड्स का। ठीक है, हम हाँ लेबरों को पैसे देते रहे, उनको ओवर टाइम देते रहे, फैक्ट्री का रेंट देते रहे, मटेरियल की कॉस्ट देते रहे एंड सो। तो सबसे पहला जो बजट बनता है ना बेटा, वो बनता है सेल्स बजट। और हमने अभी देख चुके हैं कि सेल बजट बनता कैसे है। इनफैक्ट सेल बजट यूँ बनता है बेटा, बस 380 यूनिट्स से हम कहते हैं उसकी पर यूनिट प्राइस है 10, तो ये आपके सामने ना एक सेल बजट बन चुका है बेटा।
दिस 3800 इज द टोटल सेल्स रेवेन्यू, ठीक है। और हम ये कहते हैं ये हमारी है प्रोडक्ट एक्स। अगर हमारे पास सिर्फ एक प्रोडक्ट ऑपरेट कर रही है तो बेटा ये आपके पास सेल्स बजट आ चुका है। दिस इज द सेल बजट। जस्ट हमने क्या करना होता है, इसके अंदर हमने सेल्स लिखी और जो जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट एक्स है, वाई है, जेड, सो आती रहेंगी, कितने कितने यूनिट्स इनके सेल होंगे, क्या क्या इनकी प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूनिट्स को आपस में प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। दिस इज आवर सेल्स बजट। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हम इसके अंदर और भी चीजें ऐड ऑन करेंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी ये है कि यूनिट्स, सेलिंग प्राइस और टोटल सेल्स। आप इसको वर्टिकली बना लें या आप इसको हॉरिजॉन्टली बना लें। इन्होंने बताया कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी, इसके हम सेल करेंगे 45,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 45। तो ये सेल्स रेवेन्यू बन जाएगा, ये बी का रेवेन्यू बन जाएगा, ये सी का रेवेन्यू बन जाएगा और ये डी का रेवेन्यू। ओके बेटा, यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। जी बेटा। तो सबसे पहले बनेगा सेल बजट। बेशक आपका लिमिटिंग फैक्टर कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले क्या बनेगा? सेल्स बजट। और कितने यूनिट्स का बनेगा? जो कि आपके लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे देखें, अगर हम यहाँ पे कहें कि 380 यूनिट्स बन गए, ठीक है, और हम इनको सबको कर दें पहले थे ये, अच्छा बेटा इस केस में बजट कितने का बनेगा? 250 यूनिट्स का। तो यहाँ पे आएंगे 250 यूनिट्स, जो हमारा लिमिटिंग फैक्टर है ना, उसके हिसाब से ही सेल बजट बनेगा। ओके, जैसे अगर ये वाला केस अगर हम लें तो इसमें 140 के हिसाब से बनेगा, ठीक है। और इस केस में किस हिसाब से बनेगा? 0 के हिसाब से। लिमिटेड फैक्टर के हिसाब से ही सेल बजट बनता है। नो क्वेश्चन बच्चा? चलो आगे चलते हैं। तो सेल के बाद आएगा प्रोडक्शन बजट। क्या आएगा बच्चा सेल के बाद? प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में आपने ये बताना है कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, हमारे प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है बेटा। और इसका बड़ा आसान तरीका है, वो क्या तरीका है आए देखते हैं। जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं ए बी सी डी, ठीक है, तो बेटा हमने क्या करना होता है, जो भी हमारी 4 प्रोडक्ट्स आ गई, इनको हम यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लेस करें। सर ये सेल्स और प्रोडक्ट का एक ही नहीं होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ। सेल बजट है कितने यूनिट्स हमने सेल करने हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन बजट है हमने कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। अभी आपको बात समझ आती है। देखो बेटा, आपने सेल्स करने हैं, जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया है 45,000, 54,000, 20,000 एंड 60,000। 45,000, 54,000, 20,000 एंड 60,000, ठीक है बेटा। और इसके अलावा एक चीज हम नाम और जानते हैं, क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। और एक नाम ये भी जानते हैं हम,
बेटा अगर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री पे सपोज करो 0, ठीक है, और ओपनिंग इन्वेंट्री में 0, फिर हमें कितने यूनिट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे? 45 सर। बस, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ नहीं, देखो हमारा क्या होता है, जैसे साल खत्म होगा, ये तो नहीं कि हमारा सारा काम रुक जाएगा और फिर हम अगले साल में नया माल खरीदेंगे और फिर बनाएंगे, हो सकता है कि जनवरी फरवरी गुजर जाए और फिर मार्च में जाके हम सेल करें। हम कहते हैं नहीं यार, हमें जनवरी फरवरी में भी सेल करनी है, और उसके लिए से हम सपोज कर लेते हैं, जैसे जो इन्होंने डाटा लिया है, इन्होंने कहा कि जी 5000 यूनिट क्लोजिंग में होने चाहिए। किस में होने चाहिए बेटा? क्लोजिंग में। तो 45,000 तो हमने सेल कर देने, और 5,000 हमने कहा कि क्लोजिंग में पड़े होने चाहिए। तो प्रोडक्शन कितने की होगी? 50 के सर। 50,000 यूनिट। यस, 50,000। और ये बात हमें समझ आ गई। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे पास ऑलरेडी 10,000 मौजूद है, ओपनिंग इन्वेंट्री में हमारे पास फिनिश गुड्स में 10,000 मौजूद हैं, फिर कितनी की प्रोडक्शन होगी? 40,000। हाँ, तो ये जिस तरह हम बनाते हैं ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, उसमें हम क्या करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, फिर हम करते हैं प्रोड्यूस्ड या परचेज, तो ये आ जाता है हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल, और फिर इसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो हमारे पास आ जाती है CGS। ठीक है बेटा, तो ये CGS इनफैक्ट क्या बन रही है? सेल, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई। अब आपको ये 3 चीजें दी जाएंगी, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और सेल। इसकी मदद से आप ये वाली चीज मालूम करेंगे, परचेज और प्रोड्यूस, ये आप मालूम कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा सेट, तो उसका तरीका सिंपल ये बनाया गया है कि हम ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड तो ये तरीका है ना, लेकिन अगर हमने प्रोडक्शन मालूम करनी हो तो हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं, हम सेल्स में ऐड कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। क्या कर देते हैं बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड कर देते हैं और लेस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। तो हमारे पास पता लग जाता है कि हमने कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है। तो बेटा तरीकाकार क्या हो गया प्रोडक्शन बजट बनाने का? सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आ जाते हैं यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। तो हम ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाते, यहीं पे आपको बात समझाता हूँ। तो सेल्स थे 45,000, वही सेल्स की बजट से आ रही है, 45, 54, 20 और 60, ठीक है, 45,000, 54,000, 20,000 एंड 60,000। हम इसके अंदर क्या करेंगे बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर देंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री को लेस कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो ए के पता लग रहा है 47,000 करने हैं, बी के 59,000 करने हैं, सी के 22,500 करने हैं और डी के करने हैं 65,500। तो ये फॉर्मेट आपने याद रखना बेटा, सेल्स की क्वांटिटी प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी, ये टोटल प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हो जाएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास ऑलरेडी कितनी है, और ये बेटा ये सारी बातें हो रही हैं फिनिश गुड्स की, और प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस, दैट इज सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, तो बेटा और ये बात ध्यान रहे कि प्रोडक्शन बजट जो है ना हमेशा क्वांटिटी में बनता है, इसको रुपीस में नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम पहले देखना चाह रहे हैं कि कितने यूनिट्स बनाने हैं। अभी इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी वो हम जाके मटेरियल में, लेबर में और एफर्ट्स में देखेंगे। अगला देखें बजट आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल बजट, उधर जाके देखते हैं। यहाँ तक बच्चों कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, आज ये फयाज बात कर रहा है, ये कौन है? ये पासे में कौन है? जिशान सर। वेरी गुड जिशान, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब बच्चों जब आपको पता लग गया कि हमने कितने यूनिट्स बनाने हैं, ए के 47,000 यूनिट्स बनाने हैं, ठीक है, ये आपके सामने सूरत हाल आ रही है कि हमने 47,000 यूनिट्स बनाने हैं। जब बेटा आपको पता लग गया, अभी सिर्फ मैं ए के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि 47,000 यूनिट्स बनाने हैं, तो हमें मटेरियल भी कितने का अरेंज करना पड़ेगा 47,000 यूनिट्स के हिसाब से?
अब पता लगा जनाब इसके अंदर ना जो राम होता है, तो मैं आप सबको ना वो कर रहा हूँ म्यूट, फिलहाल जब आपने कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लें। रॉ मटेरियल कितना यूज हो, से इसके अंदर रॉ मटेरियल यूज होता है x 5 kg, रॉ मटेरियल y यूज होता है, जरूरी नहीं है कि एक ही रॉ मटेरियल से चीज बने, ठीक है बेटा, ज्यादा भी सकती। तो अब आपको ये मालूम करना पड़ेगा कि 47,000 यूनिट्स के लिए हमें रॉ मटेरियल x कितना चाहिए और रॉ मटेरियल y कितना चाहिए। ओके, तो बेटा अब इसमें जाके हम बनाएंगे डायरेक्ट मटेरियल, दो बजट बनते हैं, यूजेज बजट, फिर बनेगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। अभी मैं आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखें 47,000 यूनिट्स हमने बनाने थे, ठीक है, तो हर एक पे एक्स कितना लग रहा है 5 kg, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रॉ मटेरियल वाई के लिए कितना लग रहा है 2 kg, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो बेटा ये आ गया इनफैक्ट हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, कि हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूज कितना होगा इन आवर प्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात बच्चों। इसके बाद आता है डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, ठीक है, वो कैसे आता है वो भी बताते हैं आपको। यहाँ पे हम लिखेंगे मटेरियल एक्स, यहाँ लिख लेंगे मटेरियल वाई। अब मटेरियल पे एक्स कितना यूज होना है बेटा 235,000 और वाई यूज होना है 94,000। अब हमें मालूम करना है इसका परचेज बजट। ये तो आ गया था यूजेज, ये क्या आ गई थी बेटा यूजेज। फिर इसके साथ भी बेटा वही करेंगे, ऐड करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। से हमारे पास ओपनिंग भी 0 है, क्लोजिंग भी 0 है, बेटा कितना परचेज करना पड़ेगा 235 ही परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा यूजेज प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इस तरह हमने अभी प्रोडक्शन बजट में देखा था, सेल्स के अंदर हम क्लोजिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और ओपनिंग फिनिश गुड्स को लेस करते हैं। यहाँ पे जितना मटेरियल यूज करना है उसके अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें कितनी चाहिए होगी वो ऐड कर देंगे और ओपनिंग इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की होगी उसको लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट। आए इसको आप अपनी बुक्स में देख लेते हैं। हमने देख लिया था एक हमने बनाने हैं 47,000 यूनिट्स, ठीक है। अभी वो सिर्फ एक ही किस्म का रॉ मटेरियल ले रहा है और कह रहा है ये यूज होता है 3 kg। जब ये 3 kg यूज होगा तो बेटा आपको चाहिए होगा 141,000 रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो दैट इज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट और रॉ मटेरियल यूजेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ ए। हमने यहाँ ले ली थी 5 और 2, ठीक है, हम इसको से कर लेते हैं 3 जो उन्होंने की हुई है। तो बेटा ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमें पता लगे कि 141,000 हमें चाहिए रॉ मटेरियल। ओके, फिर हमने क्या किया, जब परचेजेस मालूम करनी है ना तो रॉ मटेरियल की क्लोजिंग ऐड कर देंगे, तो लिखा हुआ है क्लोजिंग मटेरियल, और ओपनिंग मटेरियल जो है ना वो लेस कर देंगे। इन लिया हुआ 12,000 और 4,500, हम भी ले लेते हैं 12,000 और 4,500, ठीक है बेटा, हमने ये ले लिया। तो अब हमें पता लग गया कि कितना परचेज करना है हमने 148,500। दिस इज बजटेड परचेज। ये हमारी बजट परचेज आ गई। तो बेटा अभी ये आंसर किस में आ रहा है, दिस इज इन केजी, क्योंकि रॉ मटेरियल हमारे पास एक्स जो है वो किस में होता है केजी में, कहीं पे लीटर्स में होगा, कहीं पे किसी तरह होगा, उस तरह हम उसको मैनेज करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया इन आंसर इन केजी। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है इनटू रुपीस।
हमें प्राइस बताई जाएगी पर केजी क्या प्राइस है, उसको हम यहाँ रखेंगे और हमारे पास ये बजटेड परचेज इन रुपीज आ जाएगी। ठीक है, इसे अगर हम देखें उन्होंने प्राइस बताई भी 2.5, हम यहाँ 2.5 लिखेंगे। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो 371,250 का हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए। 371,250 का ए के लिए हमें रॉ मटेरियल की परचेजेस करनी पड़ेगी। तो बेटा अभी तक आपने सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, इस सेक्शन तक ना ये यूजेज है, और इस सेक्शन तक परचेजेस इन केजी है, और यहाँ पे परचेजेस इन रुपीज है। ओके बेटा, सीक्वेंस समझ आ रहा है? सेल्स, प्रोडक्शन और मटेरियल। सबसे पहले बजट सेल्स का ही बनेगा। आप कह रहे हैं कि मैं डायरेक्ट मटेरियल परचेज का बजट बनाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितने यूनिट सेल होंगे, कितने प्रोड्यूस होंगे। जब ये पता चलते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि मैंने कितना मटेरियल परचेज करना है, एंड सो। तो बेटा डायरेक्ट मटेरियल बजट आ गया। इसके बाद आएगा बेटा डायरेक्ट लेबर बजट। ये सबसे आसान बजट होता है डायरेक्ट लेबर बजट। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। से आपके पास ये प्रोडक्ट्स थी ना, प्रोडक्ट्स ए बी सी डी, प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी डी। हम यहाँ लिखेंगे, ये इनकी आ गई प्रोडक्शन, हमने यहाँ लिखनी है। प्रोडक्शन हमने कितनी करनी थी, इसे पहले हम इसको ले आते हैं। हमने कहा था कितनी प्रोडक्शन करनी थी बेटा ए की, दैट इज 47,000। ठीक है, इतनी प्रोडक्शन करनी थी ना। अच्छा जी, फिर हम लिखेंगे लेबर आवर्स पर यूनिट। एक यूनिट पे लेबर आवर कितने लगते हैं, लेबर आवर्स पर यूनिट से हम कहते हैं जी 2 आवर्स लगते हैं। तो टोटल आवर्स कितने हो जाएंगे बेटा, दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, टोटल लेबर आवर्स आ गए। फिर आपको बताया जाएगा कि एक लेबर आवर के हम कितने पेमेंट करते हैं, लेबर कॉस्ट पर आवर से हम कहते हैं जी वो 20 रुपीज है। तो हमारी लेबर की जो एक्चुअल सॉरी बजट कॉस्ट होगी ना, दिस इज कॉल्ड लेबर बजट। दिस लेबर कॉस्ट बजट। सिंपल है बेटा, किस तरह कि आपने लिखे प्रोडक्शन यूनिट्स, हर एक यूनिट पे लेबर आवर कितने चाहिए, हमें पता लगा टोटल आवर्स, एक आवर की पेमेंट कितनी करते हैं, तो ये टोटल लेबर कॉस्ट कितनी आएगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए, दैट इज कॉल्ड लेबर बजट। कोई मसला बेटा इसमें? ठीक है, तो आपने देखा कि कितना आसानी से हमने पहले लेबर आवर्स निकाले, फिर लेबर कॉस्ट निकाल ली। आइए इधर देख लेते हैं। 47,000 आवर्स हैं, हर एक पे वो कह रहे हैं 1.5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, हम यहाँ कर देते हैं 1.5। बेटे कितने आवर्स हो गए, 70,500, 70,500। वो कह रहे हैं हम पर आवर पे कर रहे हैं 8, हम यहाँ पे 8 कर देते हैं। तो 564,000 हमारा बजट आ जाएगा फॉर ए। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहा होता है, डायरेक्ट लेबर बजट शोज द टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट and number of direct labor hours needed for production. It helps the management to plan its labor force requirements. This serves as the basis for recruitment plan. हमें इससे पता लग जाता है कि हमें कितने लेबर आवर्स चाहिए, हमें कितनी लेबर
एम्प्लॉय करनी है एंड सो ऑन, कितनों को ट्रेनिंग देना है एंड सो ऑन। ये था डायरेक्ट लेबर बजट। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, क्योंकि थर्ड आइटम हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का। ओके, तो बेटा ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट भी बिल्कुल इसी तरीके से ही आसान है जिस तरह हमने ये बनाया है, उसको भी बता देते हैं हमको। उसकी भी प्रोडक्शन आ जाएगी, कितने यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम प्रोड्यूस कर रहे थे 47,000। तो बेटा लेबर ने कहाँ काम करना होता है, फैक्ट्री में ही काम करना होता है ना, तो ये हो जाएंगे फैक्ट्री आवर्स पर यूनिट। ठीक है, ये आ जाएंगे फैक्ट्री आवर्स पर यूनिट से, ये अब हो जाएंगे 70,500। फिर बेटा हम चाहें तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट जब बनाना है तो हम एक यूज करते हैं प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट। ठीक है, याद है आपको प्री डिटरमिन्ड रेट। ठीक है, ये चाहें बेटा तो आप टोटल में बना लें, चाहें तो वेरिएबल का अलहदा कर दें और फिक्स का अलहदा कर दें। से हमने कहा कि ये 2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफओएच का बजट। ठीक है, आए आप देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, इन्होंने क्या 47,000 है, हमने ये कह रहे हैं कि हमारे आवर्स जो लगते हैं ना पर यूनिट वो लग रहे हैं 2 रुपीज़ के। ये वेरिएबल एफओएच उन्होंने बता दिया कि हमारा पर यूनिट लगता है 2 का। ठीक है, ये वेरिएबल एफओएच बता दिया हम तो एक रेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने सिर्फ वेरिएबल एफओएच लिया है, दैट इज ये बन गया 94,000। और फिर कहा जी कि ए के लिए हमारा फिक्स ओवरहेड है 65,000, तो टोटल उन्होंने बना दिया, यहाँ पे डायरेक्ट लेबर नहीं आएगा बल्कि ये ओवरहेड आएगा, दैट इज 159,000। तो आप चाहें तो ये प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट जो है ना ये सिर्फ वेरिएबल का ले लें। ठीक है, जैसे उन्होंने लिया है वेरिएबल का, कितना लिया है 2 पर यूनिट लिया है ना। ठीक है, हम जब इसको बंद कर देते हैं, यहाँ इसको 2 पर आर कर देते हैं, तो ये 94,000 हमारा बन जाएगा वेरिएबल का। ठीक है, इसके बाद अगर हम चाहें तो उसके अंदर फिक्स ऐड करते हैं, जैसे उन्होंने किया 65,000, ये आपके पास टोटल आ जाएंगे 159,000। तो बेटा ये जो रेट है ना, ये चाहें तो हम वेरिएबल का ले लें, चाहें तो टोटल ले लें। तो बात सिंपल क्या है कि हम पहले फैक्ट्री आवर्स निकाल लें। ठीक है, और अगर रेट हमारा पर आवर के बेसिस पे है तो हम इस तरीके से एफओएच वेरिएबल के मालूम कर लेंगे, फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, यूजुअली आपका जो प्री डिटरमिन्ड एफओएच रेट होता है वो आर के साथ हो सकता है। ठीक है, पर आर, और अगर ये पर यूनिट हो से तो फिर हमें क्या जरूरत है, हम इसको छोड़ दें। ठीक है, इसको भी छोड़ दें अगर ये पर यूनिट है जैसे क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमारे पास ये रेट आ गया पर यूनिट। तो 2 का रेट आ गया तो हमने जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 94,000 हो गया। अगर कोई फिक्स तो फिक्स होते हैं ना, वो पर यूनिट पे डिपेंड नहीं कर रहे होते, हम एक यूनिट ना भी बनाए तो उन्होंने आना ही आना होता है, तो वो आ गया 65,000, ये बन गया 159,000। तो बेटा आपने अभी तक देख लिया है कि हमने कौन कौन से बजट बना लिए, सेल्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, अब जब आपको मटेरियल, लेबर और एफर्ट्स की अमाउंटें पता लग गई, इसकी मदद से आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने काम किया है उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो करें। और ये एक एग्जांपल है पेज नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 266। तो बेटा ये आपका होमवर्क, एग्जांपल 6 एट पेज नंबर 266, ये आपका होमवर्क है, इसको आपने ट्राई करनी है। आज हमने सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज बजट, डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट in kg, in rupees, direct labor budget in hours, in rupees, and overhead budget
एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट के साथ मिलाकर हमने इसको स्टडी कर लिया। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो बेटा मेरा आज ये कराने का मकसद ये था कि कैश बजट का भी कॉन्सेप्ट आपको पता लग जाए कम से कम, और ये सेल्स, प्रोडक्शन, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड का भी पता लग जाए, क्योंकि ये 2 दिन जब आएंगे ना हफ्तेवार, तो इसके दौरान आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेंगी, ये थोड़ी सी प्रोसेस होंगी, और ये एक आध क्वेश्चन करोगे आप। बेशक मैं तो कहता हूँ पास पेपर से भी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको बता दूंगा कि ये ट्राई करो, मैं खुद बता दूंगा आपको ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे, वो आप ट्राई करना। तो इंशाल्लाह मंडे को हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल शुरू कर सकेंगे। ये चैप्टर आसान है, बस इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है कैलकुलेशन के लिए। ठीक है बेटा, बात समझ आ ओके गई? सर। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, इसको एक दफ़ा अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, और कोई चीज़ पूछनी है तो मुझसे पूछ लो। अभी हमारे पास 9:01 हुआ है, तो 9:05 तक या 10 मिनट तक अगली क्लास शुरू होने से पहले पहले आपने कोई चीज़ पूछनी है तो इसको देख लो। अगर सर 2 फैक्टर्स आपस में इंटरडिपेंडेंट हो तो उसके लिए क्या करेंगे फिर? बेटा कोई बताएं किस हवाले से, मसलन कोई एग्जांपल दें। सर जैसा लेबर हो सकती है स्किल्ड और अनस्किल्ड, मतलब कि किसी प्रोडक्ट के लिए दोनों स्किल्ड भी चाहिए और अनस्किल्ड भी, लेकिन ठीक है, मैं समझ गया बेटा। देखो हमने कहा ना मटेरियल हमें चाहिए, एक्स भी चाहिए और वाई भी चाहिए, ठीक है। यस सर। इसी तरह हम कहते हैं लेबर भी हमें 2 किस्म चाहिए, एक स्किल्ड और एक अनस्किल्ड। तो हम इसको बजट बना देंगे सेपरेट स्किल्ड का, और इसी तरह हम एक और बजट बना देंगे अनस्किल्ड का। ठीक है सर। बस रिपीट हो जाएगा ये बात। दूसरा सर ये पूछना था, इसका जो क्वेश्चन आता है बहुत लेंथी होता है, उसमें ये चीजें आपस में मिक्स अप हो जाती हैं, उसके लिए क्या सर टेक्निक यूज हो सकती है जो बंदा इजीली इसको कर सके? तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है पेपर की, और अभी तो पता नहीं आप लोगों के पेपर एमसीक्यूज आते हैं या राइटिंग में होते हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से तो कई एग्जामिनिंग जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पे चले गए। बहरहाल जो भी है, आपने जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है ना, पहले भी आप एग्जाम में अपीयर होंगे, आपने सबसे पहले पढ़नी होती है उसकी रिक्वायरमेंट, कि आपसे क्या कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड वुड बी एज फॉलोज, ठीक है ना। ये हमसे एग्जांपल है, तो इसलिए इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लिखी हुई स्पेसिफिकली, लेकिन हमसे रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। आपने रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद अब जब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करना है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि हमसे मांगा क्या गया। एक तो ये हो गया कि जी ये क्वार्टर एंडेड है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें कहा गया होगा कि फॉर द क्वार्टर एंडेड, तो हमें अपना फोकस क्वार्टर पे कर लेना। अब अगर हमें कोई एनुअल डाटा भी दिया गया है तो हमने उसको किस पे लेके आना है बेटा, क्वार्टर पे। ओके, फिर यस सर। फिर हमने जब चीजें पढ़ते जाना है तो हमें रिक्वायरमेंट जहन में, डायरेक्ट मटेरियल बता दिए कि हमारा जी इतना रुपए का लगेगा। डायरेक्ट लेबर देखो 4 पर आवर है, अब ये रुपीस में दी गई है ना, इसको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हम आवर्स निकाल सकते हैं। फिर इसी तरह वेरिएबल ओवरहेड दिए गए हैं। अब वेरिएबल ओवरहेड के लिए हमें कोई बेस नहीं बताई गई, लेकिन हम कोई खुद बेस रख सकते हैं, जैसे उन्होंने खुद बता दिया आखिर में ना, सॉरी, ये वेरिएबल ओवरहेड allocated टू प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स। अब हमने 75,000 को 4 से डिवाइड करके आवर्स निकाल लिए थे। अब वेरिएबल ओवरहेड उस हिसाब से चल रहे हैं। देखिए अगर आप 75,000 को 4 से डिवाइड करें तो बेटा ये बन जाते हैं 18,750 आवर्स, और उन 18,750 आवर्स की वेरिएबल एफओएच आ रहा है 70,000, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा एफओएच जो वेरिएबल एफओएच है दैट इज 3.73 पर आवर। 70,000 को जब आप उतने नंबर ऑफ आवर से डिवाइड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वेरिएबल ओवरहेड का रेट हमारा क्या है। इसके अलावा फिक्स ओवरहेड से दिए गए। फिर कह रहे हैं इंक्रीज इन प्रोडक्शन हो रही है 10%। बेटा जब इंक्रीज इन प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा आपके ख्याल में? सारी चीजें इंक्रीज होंगी सर। हाँ, जो वेरिएबल, क्योंकि फिक्स ओवरहेड नहीं। अब आपके पास ये जो मटेरियल की कॉस्ट थी ना, ये 10% इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि अभी से हमारी बेस थी 100,
अब उसमें इंक्रीज हो गया 10%, तो अब ये 110% से इंक्रीज कर देंगे। देखो 120 को अगर 110 करेंगे तो दैट इज 132,000, ठीक है। यहाँ देखो आ गया 132,000, ओके। यस सर। इसी तरह हम 75,000 हमारा ये था, ठीक है, फॉर 4 पर आवर। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, रिडक्शन इन लेबर आवर्ली रेट बाय 25%। लेबर का जो रेट है ये कितना था पहले 4 पर आवर, अभी चला गया है 3 पे, क्योंकि 25% रिडक्शन हुई ना। यस सर। अब ये 3 पर आवर हो गया। अब जब ये 3 पर आवर हुआ और हम पहले कितने आवर्स बना रहे थे 18,750, दैट इज 75,000 डिवाइड बाय 4 जब हमने किया तो हमारे पास आ रहे थे 18,750 आवर्स। अब बेटा देखो आवर्स तो 10% बढ़ेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई है, जबकि रेट क्या हुआ है 25% रिड्यूस हो गया है, यस सर। ठीक है। अच्छा फिर एक और बात वो लेबर से मुतल्लिक क्या है, डिक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी। प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज कर गई है। पहले हम लगाते थे 18,700 लेबर आवर बढ़ेंगे सर। की, शाबाश, लेबर आवर्स बढ़ जाएंगे। अगर आप इसका देख लो, ये वर्किंग यूनिट 1 की हुई है, पहले वो बता रहा है द लेबर आवर्स विल इंक्रीज बाय 10% क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ गई। आल्सो देयर विल बी इंक्रीज इन लेबर आवर्स एज प्रोडक्शन एफिशिएंसी हैज डिक्रीज्ड बाय 4%, देयरफॉर द इंक्रीज टोटल लेबर आवर्स वुड बी 75,000 डिवाइडेड 4 किया तो 18,750 बन गए। प्रोडक्शन 10% बढ़ गई है तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया और एफिशिएंसी डिक्रीज कर गई है। तो जब डिक्रीज करेगी फिर भी हमारे आवर्स बढ़ेंगे तो हम 1.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे आवर्स हो गए हैं 21,450 और लेबर का रेट गिर गया था, वो यस कितने सर। पे? 3 पे, 3 से मल्टीप्लाई किया 3%। ये लेबर की फिगर आ गई नहीं 64,350। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, फिक्स का पूछना था। फिक्स्ड है वैसे तो नॉर्मली ये फिक्स्ड ही रहते हैं, लेकिन अगर हम प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं तो एक लेवल तक वो फिक्स रहेंगे ना सर, इररिस्पेक्टिव के अगर कितनी भी ज्यादा प्रोडक्शन कर लें तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता कि फिक्स समय हमेशा कम ही रहे या एक लेवल तक ही रहे। नहीं हमेशा नहीं होती बात बेटा, फिक्स की जो होती है ना एक रेलिवेंट रेंज होती है, उसके अंदर ही वो रहते हैं। अगर उस रेंज से आप बढ़ेंगे, मसलन सपोज आपने आपकी फैक्ट्री है 20,000 लेबर आवर्स की, अब आपकी ऑर्डर आ गया 25,000 के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलहदा फैक्ट्री लेनी पड़ेगी या अलहदा से लेबर को एंगेज करना पड़ेगा और उनको कहीं पे काम पे लगाना है ना। तो वहां पे जब फैक्ट्री आप कहीं काम पे लगाओगे तो वहां पे रेंट देना पड़ेगा, तो रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट, तो आपकी फिक्स यस कॉस्ट सर। करेगी। इसका भी एक आज एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें इसको कहा जाता है स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट, जब आप एक स्टेप से ऊपर जाते हैं तो आपके फिक्स कॉस्ट की अमाउंट भी बढ़ जाती है, ओके सर। ओके। ठीक है। तो ये एग्जांपल आप एक दफा करना और इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा, वो आप करें तो आपको ये फ्लो समझ आना चाहिए बेटा। आज की जो डिस्कशन का मकसद है ना कि सेल्स बजट, फिर प्रोडक्शन बजट, फिर डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट, यूजेज बजट, फिर परचेज बजट इन केजी, इन रुपीस, इन लीटर्स, ये सब कुछ आएगा। फिर डायरेक्ट लेबर का और फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का बजट, और इसके बाद फिर आ जाएगा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का बजट। इसकी भी एक एग्जांपल जो दी गई है इलस्ट्रेशन, इसको भी आपने ट्राई करना है। एग्जांपल 6 को हमने थोड़ा सा डिस्कस कर ही लिया है और ये एग्जांपल जो उसकी दी गई है फिनिश गुड्स की, इसको आपने स्टडी करना है, ठीक है बेटा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके सर, अल्लाह हाफिज।